वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय त्यागी सर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रहेगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज मेजरिंग, थर्ड इज रिकॉर्डिंग, फोर्थ इज क्लासिफाइंग, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। तो जब हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं तो हमें ये कुछ फंक्शंस को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है और इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। आइए अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग। इसमें हम आइडेंटिफाइंग क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज स्टार्ट फ्रॉम इन आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल नेचर। हम इसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल नेचर की हैं और कौन कौन से इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के हैं। मतलब कि कौन सी ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस जो है हमारी फाइनेंशियल नेचर की हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, परचेज गुड्स 1000 यूनिट्स एट द ₹10 ईच एंड इन मनी ₹10,000। हम 10,000 यूनिट किसी प्रोडक्ट की खरीदते हैं और ये एक यूनिट 10 रुपीज की है। तो ये कैसी ट्रांजेक्शन है हमारी? ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि 1000 यूनिट को 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 आ जाता है। सेम उसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वो है, देखिएगा, सेल ऑफ sold goods 800 units at the ₹15 each and in money is ₹12,000। 8,000 यूनिट 15 रुपीज के हिसाब से 12,000 की होती है। तो ये भी क्या है, एक फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये समझ में आ गया हुआ। अब देखते हैं कि इवेंट्स क्या है, फाइनेंशियल इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स 1000 यूनिट्स में, ठीक है, सोल्ड कर दिया उसमें से 800 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हमारे पास 200 यूनिट्स का बचा। ठीक है, और इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज के हिसाब से देखिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 2,000 रुपए है। तो ये क्या हमारा फाइनेंशियल नेचर का इवेंट है। ठीक है, हमने 1000 यूनिट खरीदी, 800 उसमें से बेची, 200 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बची। तो ये हमारा कैसा इवेंट है? फाइनेंशियल नेचर का, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 210 इक्वल टू 2000 रुपीज। आगे आते हैं, देखिए अब मेजरिंग क्या करते हैं। देखिए सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है अकाउंटिंग में, मेजरिंग। Measuring the transactions and events which are in financial nature in terms of money। मेजरिंग में हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की होती है या जो फाइनेंशियल नेचर के इवेंट होते हैं उनको मनी में मेजर कर लेते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, हाउ टू मेजर ट्रांजेक्शंस इन मनी। फर्स्ट, परचेज गुड्स 1000 यूनिट्स एट द ₹10 ईच। मेजर इन मनी। अब इसको मेजर करेंगे मनी में तो यूनिट्स इंटू प्राइस, यूनिट्स का और प्राइस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मनी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन से इवेंट को मनी में मेजर करेंगे। मतलब कि ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे कि वो उस ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू कितनी है। उसके बाद जो हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, सोल्ड गुड्स 800 यूनिट्स एट द ₹15 ईच। ठीक है, ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इसका मनी वैल्यू कितना होगा? 800 यूनिट्स को 15 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 बनेगा। तो इस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स को मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मनी में मेजर कर लेते हैं। आगे अब आता है हाउ टू मेजर फाइनेंशियल इवेंट इन मनी। अभी हमने तो सीखा था अभी
लास्ट स्लाइड में कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे मनी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे एक फाइनेंशियल इवेंट को मनी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। फाइनेंशियल इवेंट क्या है, जैसे परचेज गुड्स 1000 यूनिट्स, उसमें से माइनस कर दीजिए सेल यूनिट्स 800, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा 200 यूनिट्स। तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल इवेंट है, क्योंकि इसको मनी में बदला जा सकता है, इसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे देखिएगा, मनी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 रुपीज का स्टॉक बचेगा। क्योंकि जो स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है ना, वैसे तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको परचेज प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 200 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा, 2000 रुपीज बनेगा। तो ये क्या है, फाइनेंशियल नेचर का क्या है, इवेंट है, और इसको इस तरह से मनी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की बात करें, देखिएगा जो थर्ड स्टेप है हमारा वो रिकॉर्डिंग है, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस में, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जर्नल और सब्सिडरी बुक आल्सो नोन एज प्राइमरी बुक। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं फाइनेंशियल नेचर की, जितने भी फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स होते हैं, सभी को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। आइए देखते हैं फटाफट से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है हमारी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है हमारी, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक। प्राइमरी बुक में आती है जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सेकेंडरी बुक में क्या आता है, लेजर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सभी हमारी बुक्स होती हैं जहां पर हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, गुड्स, थोड़ा सा हम एक मिनट के लिए गुड्स डिस्कस करते हैं। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं। मान लीजिए अगर आप बुक सेलर हैं तो आप जितना भी कॉपी किताब का बिजनेस करते हैं, मतलब कि कॉपी किताब खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये जो बुक्स और नोटबुक है ये क्या है आपके लिए, गुड्स है। तो जिस भी आर्टिकल या जिस भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, जिसको खरीदते हैं बेचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। तो परचेज बुक में जो माल हमने उधार खरीदा है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अगर उधार खरीदा गया माल हमारे द्वारा किसी वजह से रिटर्न कर दिया जाता है तो वो परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाता है। सेल्स बुक में जो माल हमने उधार बेचा है उसको सेल्स बुक में लिखते हैं, और जो उधार बेचा गया माल अगर वापस आ जाता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाता है बिल्स रिसीवेबल बुक। इसमें उन सभी बिल की एंट्री होती है जिन बिल का भुगतान हमको मिलना है। ठीक है, बिल्स पेबल बुक में उन बिल की एंट्री होती है जो जिनका भुगतान हमको करना है, जिनका पेमेंट हमको करना है। इसके अलावा जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और बाकी अगर कोई ट्रांजैक्शन जो ऊपर ये 7 बुक में 1 to 7 बुक में नहीं आती है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये एक ऐसी एंट्री है जो ऊपर 7 बुक में नहीं आती, वो कहाँ चली जाती हैं, जर्नल प्रॉपर में चली जाती हैं। तो जो एंट्री 1 to 7 बुक में नहीं आती वो बुक नंबर 8 में जनरल प्रॉपर में चली जाती है। उसके बाद इन एंट्रीज को लिखने के बाद उनको लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम सभी व्यक्तियों का जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है उनका अकाउंट हम ओपन करते हैं, एसेट्स के अकाउंट वहां पे ओपन करते हैं। ठीक है, तो जो एंट्री जिस हेड से रिलेटेड है वो लेजर में जाकर के उस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लासिफाइंग क्या है। देखिए, क्लासिफाइंग में क्या करते हैं हम, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या इवेंट होते हैं, कौन से जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं।
Classifying of transactions and event means segregation of transactions and events in terms of income, expenses, assets and liabilities and posting them into ledger. तो जितने भी बिजनेस में हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या इवेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका सेग्रीगेशन हम उनको कर देते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंसेस की होती हैं वो अलग लिख दी जाती हैं, जो इनकम की होती हैं वो अलग लिख दी जाती हैं, जो एसेट से रिलेटेड है वो अलग लिख दी जाती हैं, जो लायबिलिटी से रिलेटेड है वो अलग लिख दी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल क्या है, वेजेस पेड ₹500 इज एन एक्सपेंसिस। ठीक है, हमने वेजेस पे किया ₹500 का, तो ये कैसी ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन है। रेंट रिसीव्ड ₹2000 इज एन इनकम, ये कैसी ट्रांजेक्शन है, हमारी इनकम की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, समराइजिंग। जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। लेजर में ट्रांसफर करने के बाद अब हमारा काम आता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको समराइज कर लिया जाए। ठीक है, उनको एक छोटे फॉर्मेट में लेकर के आया जाए जिससे हम कुछ रिजल्ट वहां से निकाल सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कैसे समराइज उनको करते हैं, तो पहले हम क्या बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। देन हम क्या बनाते हैं, उनको बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, फिर उनको लेजर में ट्रांसफर करते हैं, फिर उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उन ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इस तरह से हम सभी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर लेते हैं, समराइजिंग कर लेते हैं, उनको समराइज कर लेते हैं। आगे चलते हैं। समराइज करने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। जैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इन स्टेटमेंट को फाइनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर हम इनको एनालिसिस करते हैं कि इनसे कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैश कितना है हमारे पास। ठीक है, करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है। तो बहुत सारे हम कंक्लूजन उससे, मतलब कि बहुत सारे रिजल्ट उससे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, आगे कम्युनिकेटिंग क्या है, कि जितना भी इंफॉर्मेशन हम गैदर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, उन इंफॉर्मेशंस को हम कम्युनिकेट कर देते हैं। किसको कर देते हैं कम्युनिकेट, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं, जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो कैसे, कम्युनिकेटिंग मींस ट्रांसफर द अबव इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखते हैं, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन है, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयज एंड ऑनर एक्सेट्रा। अब इन सब लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए, क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपको माल सप्लाई करता है उधार पर। तो कोई भी उधार तब देता है जब आपके अकाउंट्स या आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो कुछ अच्छी चीजें शो कर रही हो, आपका बिजनेस को पॉजिटिव शो कर रही हो, तो क्रेडिटर्स को क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि मेरा पैसा यहाँ पर सेफ है। तो उस बेसिस पर हमें वो क्या करते हैं, माल सप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हम पर टैक्स अप्लाई करती है, टैक्स लगाती है, तो वो जानना चाहती है कि कितना इनकम इस बिजनेस को हुआ है, कितना टैक्स इस बिजनेस पे हमारा बनता है।
साथ में ये भी जानना चाहती है कि ये कितना प्रॉफिट कमाती है, क्या उस हिसाब से ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करती है या नहीं करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। बैंक्स बैंक्स इसलिए इंफॉर्मेशन चाहते हैं क्योंकि उनको लोन देना है। तो लोन हमको कोई तभी तो देगा जब हमारे अकाउंट्स या हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है कुछ अच्छा शो करेंगी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, हमारे पास अच्छी खासी एसेट्स है, ठीक है। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, गुड है। अगर वो गुड है तभी बैंक्स हमको क्या देंगे, लोन देंगे। विदाउट फाइनल अकाउंट देखे हमको वो लोन नहीं देंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। जब कोई लोन देगा तो उसको भी डॉक्यूमेंट को चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमारे फाइनल स्टेटमेंट देखते हैं, तब बिजनेस को वो लोन सैंक्शन करते हैं, अगर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, गुड है। एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज को इसलिए चाहिए इंफॉर्मेशन क्योंकि वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कोई जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमको बोनस मिलता है, क्या जितना ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं उस हिसाब से हमें सैलरी या बोनस हमको देते हैं, सुविधाएं देते हैं या नहीं देते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज को चाहिए। और भाई लास्ट में तो ऑनर को तो चाहिए। ऑनर को क्यों चाहिए, क्योंकि उसका पैसा उसमें इन्वेस्ट है। वो जानना चाहता है कि आखिर मैंने इतना पूरे साल बिजनेस किया है तो इसका क्या रिजल्ट रहा है, क्या आउटपुट रहा है, ठीक है। आउटपुट क्या रहा है भाई, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने मेरे पास एसेट्स हैं, कितना बैंक बैलेंस है, तो ये सब जानना चाहता है, ठीक है। तो ये सब लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो उसको प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।